हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो जैसा आप जानते हैं, अभी पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे हेस लॉ के बारे में। हमने पढ़ा था हेस लॉ। हेस लॉ क्या होता है, एक बार दोबारा समझिए कि अगर हम कोई भी थर्मो थर्मो डायनेमिकल थर्मो डायनामिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी। वो डिपेंड करेगी सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर। ठीक है, अगर हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है। ठीक है, वो किस चीज पर डिपेंड नहीं करेगी, वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगी कि आप कौन सा पाथ यूज कर रहे हैं। देखिए, मुझे बताया सही समझ आया, दोबारा समझिए एक बार किस तरीके से। मान लीजिए मैंने कार्बन दिया और ऑक्सीजन लिया, कार्बन और ऑक्सीजन लिया। ठीक है, इन दोनों को जब मैं मिलाया तो क्या मिल रहा है मुझे, यहां से मिल रहा है मुझे कार्बन डाइऑक्साइड। और कब मिल रहा है, जब मैंने ऑक्सीजन को लिया है एक्सेस मात्रा में। देखिए, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो मिला मुझे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें क्या हुआ है, जो कार्बन है, माफ कर, जो ऑक्सीजन है वो है एक्सेस अमाउंट में। यानी कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है मैंने कार्बन से ज्यादा रखी है, इसलिए मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। पर इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसको फिर दोबारा मैंने ऑक्सीजन दिया तो क्या मिल रहा है मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, इनिशियल स्टेट क्या है मेरी, इनिशियल स्टेट है कार्बन और ऑक्सीजन। फाइनल स्टेट क्या है मेरी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा पाथ आपने लिया है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इनिशियली में आपने कार्बन और ऑक्सीजन लिया दोनों रिएक्शंस के अंदर, फाइनल में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है दोनों रिएक्शन के अंदर, पर दोनों में आपका स्टेप अलग है। दोनों में स्टेप अलग है। एक में आपने ऑक्सीजन को डायरेक्ट एक्सेस मात्रा में लिया है, एक में आपने क्या किया, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाया, उससे फिर आपने दोबारा ऑक्सीजन मिलाया और उसमें फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेप अलग है, पाथ अलग है, पर फाइनल और फाइनल और इनिशियल स्टेट दोनों की सेम है। तो ये सिर्फ इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी फाइनल और इनिशियल स्टेट क्या है। वो इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप कौन सा पाथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने। हाँ, देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, मुझे पता है। इसलिए हम आज अपना, मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक होने वाला है, हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अपना चैप्टर एक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके काफी सारे क्वेश्चन है जो हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, वो सारे सारे हम क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज हम पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। ये लास्ट के दो टॉपिक रहते हैं, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एंट्रोपी की बात करें, हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी का मतलब क्या है, देखिए समझिए। एंट्रोपी इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्या चीज, एंट्रोपी इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम। मतलब क्या है इसका, देखिए देखिए डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मतलब क्या है इसके अंदर। इसका मतलब यह है, मान लीजिए, एक सेकेंड। देखिए, आप, मैं क्या बना रहा हूं यहाँ पे, पार्टिकल्स बना रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पार्टिकल्स बना रहा हूं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो पार्टिकल बनाए हैं। अब आपसे पूछें दोनों पार्टिकल में अंतर क्या है, तो आप कहेंगे दोनों में कलर, एक ये रेड कलर से बना है, ये वॉयलेट कलर से बना है। उसके अलावा क्या दिख रहा है आपको चेंज, उसके अलावा चेंज आपको ये दिख रहा है कि जो रेड वाले पार्टिकल हैं इनके बीच में गैप बिल्कुल नहीं है, इनके बीच में गैप नहीं है। वहीं पे जो वायलेट वाले हैं इनके बीच में गैप है, इनके बीच में गैप है। ठीक है, तो अब मैं बात करूं कि इनमें से मूवमेंट कौन दिखाएगा, इनमें से मूवमेंट कौन दिखाएगा, तो इसमें से मूवमेंट दिखाने वाला पार्टिकल मुझे ये वाला दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में गैप है। अब ये बताइए, अगर एक भीड़ भड़क्का वाला इलाका है, ठीक है, मान लीजिए कि मैं आपको भैया दिल्ली लेके गया चोर बाजार में, ठीक है, और मैंने कहा वहां से भैया जाओ, भागते भागते जाओ, तो वहां पे तो भीड़ भड़क्का बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा भीड़ भड़क्का वाला इलाका है वो। तो अब वहां पे
इतनी तेजी से नहीं भाग पाएंगे। वहां पे आपका रैंडम मोशन जो है, वो जो रैंडमली मोशन है वो आपका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, आपका भीड़ भड़क्का वाला इलाका है, वहां पे स्पेस बहुत कम है। स्पेस जब कम होगी तो आपका जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा। पर वहीं पे अगर मैं आपको एक सुनसान रोड पे ले जाऊं, या फिर एक ऐसी रोड पे ले जाऊं जहां पे लोग तो हैं पर वहां पे इतना भीड़ नहीं है, तो मैं आपसे कहूँ वहां पे भागो, तो आप बहुत तेजी से भाग सकते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां पे आपके पास रैंडम मोशन करने के लिए स्पेस है। तो जब कोई भी पार्टिकल रैंडम मोशन कर सके, जब कोई भी पार्टिकल रैंडम मोशन कर सके, इसी रैंडम मोशन को हम बोल देते हैं क्या चीज? एंट्रोपी। क्या बोल देते हैं? एंट्रोपी बोल देते हैं। ठीक है जी? वही हमें ये जो डेफिनेशन है यही कह रही है। एंट्रोपी इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल हैं वो कितना रैंडम मोशन दिखा सकते हैं, उसी रैंडम मोशन को हम बोलते हैं क्या चीज? एंट्रोपी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो रैंडम मोशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंट्रोपी के। यानी कि अगर रैंडम मोशन बढ़ रहा है तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे एंट्रोपी भी बढ़ रही है। जो एंट्रोपी है वो भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रैंडम मोशन भी बढ़ रहा है। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं जी। अच्छा, अब यहाँ पे बात करूं मैं कि एंट्रोपी को हम डिफाइन किससे करते हैं? एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं हम एस से, या फिर चेंज इन एंट्रोपी को किससे डिनोट करेंगे? हम डेल्टा एस से। ठीक है? एंट्रोपी इज डिफाइंड बाय एस और चेंज इन एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस। ठीक है? कोई दिक्कत? एंट्रोपी क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कि कोई पार्टिकल कितना रैंडम मोशन दिखा रहा है उसको क्या बोलते हैं? हम एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए एंट्रोपी का जो यहां से फॉर्मूला है वो क्या बन रहा है? डेल्टा इज इक्वल्स टू हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट अपॉन टेम्परेचर। ठीक है? हीट अपॉन टेम्परेचर के क्या बोल देते हैं हम? डेल्टा एस बोल रहे हैं। ठीक है? हीट कैसा यूनिट क्या होती है? हीट एक एनर्जी है। हीट एक एनर्जी है तो एनर्जी कैसा यूनिट क्या होती है? जूल। और टेम्परेचर कैसा यूनिट क्या होती है? केल्विन। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? जूल पर केल्विन। जेके। जेके जेके सीमेंट नहीं है ये। ठीक है? ये है जेके यानी कि जूल पर केल्विन। ठीक है? तो ऐसा यूनिट ऑफ एंट्रोपी क्या है? जूल पर केल्विन। अच्छा, अब जो हमारी जो थर्मोडायनेमिकल है मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक का बेसिस पे पढ़ रहे हैं हम। ठीक है? तो यहां पे जो ऐसा यूनिट है वो जूल में तो आएगी नहीं, वो किस में आएगी? किलो जूल के अंदर आएगी। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? किलो जूल पर केल्विन। अब देखिए किलो जूल पर केल्विन। अब यहाँ पे के जे पर के है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो किलो का के है वो है स्मॉल, यानी कि कुछ ऐसा है किलो जूल पर केल्विन। केल्विन का के बड़ा है, किलो का जूल छोटा है। ठीक है? ये तो आपको पता होगा इतना तो। ठीक है? पर तब भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको बता दिया मैंने। जो किलो का के है वो छोटा है और जो केल्विन का के है वो बड़ा है। ठीक है? तो इसके ऐसा यूनिट क्या होगा? किलो जूल पर किलो जूल पर केल्विन। ठीक है? और इसका जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा इज इक्वल्स टू हीट अपॉन टेम्परेचर। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसका एक एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इसके लिए एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें बताना है कि आपका जो पार्टिकल है वो कौन सा रैंडम मोशन दिखा रहा है और कौन माफ करिए, हमें ये बताना है कि इसके अंदर जो एंट्रोपी है वो बढ़ेगी। एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूं। हमें बताना है कि कौन से केस में एंट्रोपी बढ़ रही है और कौन से केस में एंट्रोपी घट रही है। ठीक है? तो देखिए अब पहले देखिए एंट्रोपी बढ़ेगी कब और एंट्रोपी घटेगी कब। तो इस ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसके ऊपर भी। ठीक है? जिससे आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। देखिए अब मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए कि मेरे पास बर्फ थी। बर्फ को मैंने पिघलाया और किसमें बदल दिया? पानी के अंदर। ठीक है? तो बर्फ के पार्टिकल जो हैं वो टाइटली पैक होंगे और वहीं पे जो पानी के पार्टिकल है लूजली पैक होंगे। तो इस केस में एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है? हमें देखना है रैंडम मोशन क्या हो रहा है। रैंडम मोशन बढ़ेगा या घटेगा? बर्फ से पानी जाने पे जो रैंडम मोशन है वो बढ़ रहा है या घट रहा है?
तो इसका आंसर है रैंडम मोशन तो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? रैंडम मोशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जब बर्फ थी तो बर्फ थी सॉलिड स्टेट के अंदर, और सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक होते हैं, रैंडम मोशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। पर वहीं पर अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक होंगे, तो यहाँ पे रैंडम मोशन बढ़ जाएगा। रैंडम मोशन बढ़ रहा है तो यहाँ पे एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। जो एंट्रोपी है, एक सेकेंड, जो एंट्रोपी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके जी। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास टायर है, ठीक है, इसके अंदर हवा होगी, माफ है, इसमें कुछ गैस होगी, ठीक है जी, मेरे पास टायर है, इसके अंदर गैस होगी। अब मैंने इस गैस को इस टायर में से बाहर निकाल दिया, टायर में से बाहर निकाल दिया, तो इस वक्त एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? सोच के बताइएगा। मेरे पास टायर था, टायर के अंदर कुछ ना कुछ गैस होगी, ठीक है, उस गैस को मैंने बाहर निकाल दिया, टायर में से बाहर निकाल दिया, तो इस वक्त रैंडम मोशन बढ़ेगा या घटेगा? बताइए, एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? तो इसका आंसर है एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ेगी क्यों? समझिए, टायर है तो टायर के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर ही ये क्या कर सकते हैं, रैंडम मोशन। पर वहीं पे अगर ये आउटर एनवायरनमेंट में आ जाएंगे तो आउटर एनवायरनमेंट में ये फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव करेंगे तो यहाँ पे रैंडम मोशन बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, वही चीज है कि अगर बाइक वाला एग्जांपल, ठीक है, मैं आपको चोर बाजार में कहूँ भैया बाइक चलाइए, तो हम बाइक नहीं चला पाएंगे। अब मैं आपको कहूँ कि भैया एक ऐसे इलाके में जहाँ पे भीड़ भड़ाका तो है पर थोड़ा कम है, तो वहां पे आपकी स्पीड थोड़ी कम रहेगी, ठीक है, अप्रोक्स 40 के आसपास की आपके वहां पे स्पीड रहेगी। पर वहीं पर अगर मैं आपको खाली रोड पे फेंक दूं, मैं खाली फेंकूं नहीं, खाली रोड पे छोड़ दूं और कहूँ कि वहां पे बाइक चलाओ, तो आप वहां पे बाइक बहुत स्पीड में चलाएंगे। ठीक है, रैंडम मोशन बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके आसपास कोई नहीं है। जो थोड़ा कम भीड़ भड़का वाला इलाका था वहां पे आपको ये दिक्कत था कि कोई अगर आ गया सामने से तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, और स्पीड तेज होने के कारण वहां पे ब्रेक लगना दिक्कत हो सकती है। ठीक है, पर वहीं पर अगर खाली रोड है, सुनसान रोड है, तो वहां पे ना तो कोई आता है ना कोई जाता है, वहां पे आपकी स्पीड बहुत तेज चलेगी। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर रैंडम मोशन के अंदर। जब तक ये जो गैस थी ये टायर के अंदर थी तो रैंडम मोशन तो कर रही थी, पर एक पर्टिकुलर एरिया में कर रही थी। पर वहीं पे जैसे ही मैंने इसको इस टायर से बाहर निकाल दिया तो फ्रीली कहीं पे भी मूव करेंगी, तो यहाँ पे रैंडम मोशन बढ़ जाएगा और एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, वहीं पे मैं कहूँ कि पानी है, पानी को मैंने किस में चेंज कर दिया, बर्फ में, तो वहां पे रैंडम मोशन घट जाएगा, क्योंकि लिक्विड से कहाँ जा रहे हैं हम, लिक्विड से जा रहे हैं सॉलिड के अंदर, तो पार्टिकल्स लूजली पैक से टाइटली पैक हो रहे हैं, तो रैंडम मोशन घट रहा है, तो इसका मतलब एंट्रोपी भी घट रही होगी। ठीक है, तो सारी चीजें हैं, समझ आया कि एंट्रोपी बढ़ेगी कब, एंट्रोपी घटेगी कब। ठीक है, हमें सिंपल क्या चेक करना है, रैंडम मोशन चेक करना है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं उस एनसीईआरटी क्वेश्चन के ऊपर जो हमने देखा था। तो देखिए हम दोबारा आ चुके हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीज और एंट्रोपी डिक्रीज। एंट्रोपी कब बढ़ रही है और एंट्रोपी कब घट रही है। देखिए, अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू अ सॉलिड। एक लिक्विड है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, यानी कि जो लिक्विड है वो किसमें चेंज हो रहा है, सॉलिड के अंदर चेंज हो रहा है। जब लिक्विड, पानी से हम जा रहे हैं सॉलिड के अंदर, तो पार्टिकल्स इस तरीके से, अब ये पार्टिकल ऐसे हो चुके हैं, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो कम हो चुका है, रैंडम मोशन घट रहा है, रैंडम मोशन घट रहा है तो एंट्रोपी भी घट रही है। तो इस वाले केस में, इस वाले केस में जो एंट्रोपी है वो घट जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें, टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज टू 0 केल्विन टू 115 केल्विन। अब देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है वाला। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या चीज, क्वेश्चन कह रहा है हमें कि जो टेम्परेचर है, एक सॉलिड था मेरे पास, ठीक है, कुछ भी सॉलिड हो सकता है, उसका टेम्परेचर हमने रेज कर दिया 0 केल्विन से 115 केल्विन तक, तो इसके अंदर जो आपकी एंट्रोपी है वो घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि इसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि मोशन में आ रहे हैं पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स किस में आने लगेंगे, मोशन के अंदर, तो रैंडम मोशन थोड़ा बढ़ने लगेगा। तो इस केस में जो एंट्रोपी है, इस केस में एंट्रोपी आपकी, इसमें आपकी एंट्रोपी कम हो रही थी, इसमें आपकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ आया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है
2 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, 2 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर गिव्स सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन पानी, यानी कि पानी है किसमें, गैसियस फॉर्म में, यानी कि वाटर वेपर मिल रही है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी। तो इस वाले केस में हम कैसे बताएं कि एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है। तो देखिए यहां पर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सी स्टेट के अंदर है, सॉलिड स्टेट के अंदर है। सॉलिड स्टेट में एंड जो रैंडम मोशन है वो तो कम होता है। अब हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट साइड के अंदर हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट साइड में भी हमें क्या सॉलिड ही मिल रहा है या फिर हमें कुछ और प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो देखिए जो Na2CO3 है वो तो मिल रहा है सॉलिड में ही, पर हमें यहाँ पे मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक वाटर वेपर। हमें सॉलिड से किस में जा रहे हैं, गैस के अंदर, वो भी दो गैस के अंदर। ठीक है, दो तरीके की गैसेस के अंदर हम सॉलिड में से मूव कर रहे हैं, यानी कि यहां से हम देखें सॉलिड से किस में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सॉलिड से गैस के अंदर। रैंडम मोशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, रैंडम मोशन बढ़ेगा तो यानी कि एंट्रोपी भी बढ़ेगी। समझे बात, क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे ये हुआ है कि देखिए यहाँ पे ये हुआ है कि जो NaHCO3 वो सॉलिड के अंदर था, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसमें, गैसियस फॉर्म के अंदर। तो हम सॉलिड से जा रहे हैं गैस के अंदर, तो रैंडम मोशन बढ़ गया, रैंडम मोशन बढ़ गया तो एंट्रोपी भी बढ़ गई। ओके जी, तो इस वाले केस में लिए जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब लास्ट केस देखते हैं, H2 gives 2H। अब देखिए यहाँ पे दोनों गैसेस फॉर्म के अंदर है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म के अंदर है और जो हाइड्राइड है वो भी गैसेस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है और दोनों गैसेस फॉर्म के अंदर है। अब यहाँ पे कैसे पता लगाएं, यहाँ पे पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा केस में, मैं इस केस में एंट्रोपी बढ़ रही है एंट्रोपी घट रही है। तो देखिए हम अगर बात करें जो H2 है, जो H2 है वो स्टेबल है, H2 स्टेबल है एज कंपेयर टू 2H। ठीक है, 2H क्या है, अनस्टेबल है, 2H क्या है, अनस्टेबल। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कि अगर कोई बंदा स्टेबल है, कोई बंदा स्टेबल है तो क्या वो ज्यादा मूव करेगा, नहीं करेगा, वो ज्यादा मूव नहीं करेगा। किसी के पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो क्या वो जॉब के लिए दर दर के ठोकरे खाएगा, नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा है। वो अलग अलग जॉब के लिए नहीं, वो अलग अलग जॉब पे नहीं जाएगा। पर वहीं पे अगर कोई बंदा स्ट्रगल के अंदर है, कोई बंदा अपने स्ट्रगल टाइम के अंदर है, तो वो अलग अलग जॉब के अंदर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इस वक्त क्या है, अनस्टेबल है, वो इस वक्त क्या है, अनस्टेबल। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे बात करें कि अगर कोई कोई भी एलिमेंट अगर अनस्टेबल फॉर्म के अंदर है तो उसका रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, रैंडम मोशन बढ़ रहा है तो एंट्रोपी भी बढ़ रही है, तो इस वाले केस में भी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत यहां तक, पक्की बात। ओके जी, बढ़े आगे। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन भी हमारे पास, कैलकुलेट द एंट्रोपी change in the surrounding when 1 mole of H2O is formed under standard condition of del H हमारे पास -286 किलो जूल पर केल्विन। ओके, हाँ हमारे पास हीट दे रखी है हमें 286 जूल। ठीक है, तब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमसे क्या कह रहा है, हमें बताना है कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर द 1 मोल ऑफ पानी, 1 मोल पानी के लिए हमें एंट्रोपी का चेंज बताना है, जिसमें हमें हीट दे रखी है हमें कितनी, -286। ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जो नई बुक है उसके अकॉर्डिंग 0 डिग्री सेल्सियस है, जो पुरानी बुक है उसके अकॉर्डिंग 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन था, अब यहाँ पे 273 केल्विन। आप जिस बुक से देख रहे हैं, मतलब पुरानी बुक से है तो आप 25 डिग्री सेल्सियस लीजिएगा, अगर आप नई बुक से क्वेश्चन किसी नई बुक है तो 0 डिग्री सेल्सियस से करिएगा क्वेश्चन। ठीक है, दोनों से आप देखिएगा कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल एस का फॉर्मूला लगाएं, डेल एच अपॉन टी। ठीक है जी, डेल एच हमें गिवन है -286 अपॉन 0 डिग्री कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल एस का आ जाएगा, हमारी डेल एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये था इसके अंदर, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सीधा सीधा क्वेश्चन,
ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चन इसके ऊपर देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इस पर नहीं है। ओके जी, बढ़े आगे। अब बात करेंगे अपना लास्ट टॉपिक जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, पहले हम यहाँ पे समझे फ्री एनर्जी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भूल जाइए। ठीक है, हम बात करते हैं फ्री एनर्जी के बारे में। तो फ्री एनर्जी का मतलब क्या है, जो चीज़ें फ्री में मिलती हैं? नहीं, देखिए फ्री एनर्जी का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अब एक बंदा है, ठीक है, मैंने उसको कहा भैया दौड़ लगा, ये ग्राउंड है, इसका दौड़ लगा, वो भागा, पहला राउंड लगाया, दूसरा राउंड लगाया, तीसरा राउंड लगाया, और यहाँ पे इसने चौथे राउंड के आधे राउंड में आके रुक गया, और उसने कहा मेरे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है भागने की, मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है कि इसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। ठीक है, तो पहले इसने कहा भैया इसे 3.5 राउंड लगाया, उसके बाद कह रहा है भैया मेरे पास एनर्जी बिल्कुल नहीं बची है और दौड़ने की। अब ये क्या कह रहा है, इसके पास एनर्जी नहीं बची है दौड़ने की, क्या ये सही बात है? नहीं, अगर एनर्जी नहीं बची है तो ये बोल कैसे रहा है? एनर्जी नहीं बची है तो बोल कैसे रहा है? बोलने के लिए तो एनर्जी चाहिए, अगर इसके पास एनर्जी ही नहीं बची है तो बोल कैसे रहा है? और दूसरा, अब मैंने कहा चल ठीक है भाई और मत दौड़, अब घर चला जा, तो उठ करके सीधा घर भी चला जाएगा। मजे की बात तो ये है, मैंने से कहा मत दौड़, चल ठीक है तेरी छुट्टी, तो ये उठेगा और सीधा घर के लिए निकल जाएगा। जब इसके पास एनर्जी नहीं थी तो चला कैसे? तो यानी कि हम यहां पे बात करें फ्री एनर्जी का मतलब क्या है, एक ऐसी एनर्जी जो कि किसी भी, एक ऐसी एनर्जी जो कि किसी भी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर चेंज हो जाए, यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसको ही क्या बोलते हैं हम, फ्री एनर्जी। ठीक है, अब देखिए यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी भी तो चेंज हुई है, जो उसकी पूरी एनर्जी तो खत्म नहीं हुई ना उसके शरीर की, उसके शरीर की पूरी एनर्जी चेंज खत्म नहीं हुई है, उसकी शरीर में सिर्फ वो एनर्जी खत्म हुई है जो कि उसको दौड़ने में मदद कर रही है, और बाकी एनर्जी उसके दूसरे यूजफुल वर्क के अंदर, बोलने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, उसके लिए यूज हो रही है। इसको क्या बोल रहे हैं हम, फ्री एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, और गिब्स भैया एक अंकल थे जिन्होंने हमें गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। ठीक है भाई, यूजफुल वर्क के अंदर जब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि अब एक बंदा है, मान लो मैं यूं, मैं भाग रहा हूं, ठीक है, एक राउंड दौड़ा, दूसरा राउंड दौड़ा, तीसरा राउंड दौड़ा, चौथे राउंड के आगे आके रुक गया, मैं कहा मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं बची, हाय थक गया मैं। ठीक है, अब एनर्जी नहीं बची है, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। अगर एनर्जी नहीं बची तो मैं बोल भी नहीं पाता। ठीक है, पर क्या है कि जो एनर्जी मुझे दौड़ने के लिए मदद कर रही थी वो एनर्जी खत्म हुई है, और बाकी जो यूजफुल वर्क के लिए एनर्जी है वो बची हुई है, और वो जो यूजफुल वर्क के लिए जो एनर्जी यूज होती है ना, इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं डेल जी से। कैसे डिनोट कर रहे हैं, डेल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इसका फॉर्मूला है, इसके बाद दो फॉर्मूले बनते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी के दो फॉर्मूले बनते हैं। एक फॉर्मूला है आपका डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन हीट माइनस टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, पहला पहला फॉर्मूला तो ये है, इसको हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी जो हम अपनी अगली वीडियो में क्वेश्चन लाएंगे ना, इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, और एक फॉर्मूला आता है आपका किस चीज के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, अभी आप समझिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जब दोनों आपस में इक्वल हो उसको हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लॉग केसी से डिनोट करते हैं, लॉग केसी से डिनोट करते हैं। अभी इसको समझिए, जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो आपको समझाऊंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है -2.303 आर टी लॉग के सी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आप समझिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है, आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है भी आप इसको छोड़ दीजिए, अभी आप खाली फॉर्मूला याद रखिए कि डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, चेंज इन हीट माइनस टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए जो है -2.303 आर टी लॉग के सी, जिसमें आर है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो टी है वो है टेम्परेचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट टॉपिक हमारे पास रहता है जी, लास्ट टॉपिक रहता है हमारे पास ये कि अब
हम गिब्स फ्री एनर्जी से ये कैसे पता लगाएं कि कौन सी रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है, कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन अपने आप हो जाए, जब कोई रिएक्शन स्वयं हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और एक ऐसी रिएक्शन जो कि स्वयं नहीं हो पा रही है, उसको बोलते हैं हम क्या चीज, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब हम पता कैसे लगाएंगे, ये भी हम पता लगाते हैं गिब्स फ्री एनर्जी से। अब कैसे पता लगा पाएंगे, हम ये निकालते हैं कब, जब गिब्स फ्री एनर्जी की हमारे पास वैल्यू आ जाती है, हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आएगी। ठीक है, वो तो पता भी है, वैल्यू तो आएगी, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो वैल्यू तो आएगी। पर जो वैल्यू है ना, वो भी दो पार्ट में आ सकती है, मतलब दो चार्जेस के अंदर ही आएगी, या तो पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव आएगी, है ना। इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकती है कि डिवाइड के अंदर आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर नहीं। या तो पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी। अगर डेल जी की वैल्यू, अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो रिएक्शन है आपकी स्पॉन्टेनियस, यानी कि रिएक्शन अपने आप हो रही है, आपको उसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो रही है तो उसको एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। पर वहीं पे अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि अपने आप नहीं हो रही है, हमें उसको एनर्जी देनी पड़ी है, तो जो उसके पास एनर्जी थी उसके अलावा भी हमने उसको एनर्जी दी है। ये चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए उसके पास 500 जूल की एनर्जी है, ठीक है, पर 500 जूल से काम नहीं चला, हमने उसको 500 और दी, तो उसके पॉजिटिव में आ जाएगी वैल्यू। और जब भी पॉजिटिव में वैल्यू आ जाए, यानी कि हमने उसको बाहर से एनर्जी दी है, और कभी भी जब बाहर से एनर्जी दी जाती है तो डेल जी की वैल्यू आती है पॉजिटिव, यानी कि रिएक्शन क्या है, एक सेकंड, यहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस आना चाहिए, इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रिएक्शन आपकी क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो ये था हमारे टॉपिक के अंदर, आई होप कि समझ आया होगा। ठीक है, हमने डेल जी के बारे में पढ़ा है, एंट्रोपी के बारे में पढ़ा है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है आपका एंट्रोपी, ठीक है, और डेल जी होता है जो भी एनर्जी आपके किस में हो रही है, यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट हो रही है, उसको बोलते हैं हम क्या चीज, गिब्स फ्री एनर्जी। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि हम उसको एनर्जी बाहर से दे रहे हैं। और वहीं पर अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस, यानी कि वो अपने आप हो रही है, जो भी एनर्जी है उसके अंदर ही वो पूरी हो रही है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या चीज, गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, थर्मोडायनेमिक्स हमारा खत्म हो चुका है। तो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, काफ़ी इजी चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो कि थोड़ा दिक्कत करी होगी, जैसे हैश लॉ है, हैश लॉ के ऊपर क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी हमने एक डेरिवेशन देखा था, वो थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी तो हम इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन लाने वाले हैं अपने अगली वीडियो के अंदर। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे उसको पार्ट वाइज करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन, अगले पार्ट में 10 क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप के हम इसके अंदर क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, जी हाँ, तो देखिए अब हम आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।